ओके चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है डिजीज एंड इट्स कॉजेज। डिजीजेस क्या होती हैं, जैसे कि कल हमने इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था। आज हम इसकी जो कॉजेज है इसके बारे में भी पढ़ेंगे, एंड डिजीजेस कैसे दिखाई देती हैं या फिर कैसे हम मान सकते हैं कि जिस भी तरीके का डिस्कम्फर्ट हम फील कर रहे हैं वो एक डिजीज है, तो उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। माई वॉइस इज क्लियर? नॉट करके बताएंगे आप लोग। वॉइस इज क्लियर? ओके, इट्स क्लियर। Ria, your video is not on. So my video is on. Okay, fine, अब on है। चलिए ठीक है जी। Okay, so and disease and its causes. What does disease look like? Let us now think a little more about diseases. In the first place, how do we know that there is a disease? In other words, we do. How do we know that there is something wrong in the body? अब देखिए, फर्स्ट प्लेस पे तो हमें यही जानना ज़रूरी होता है कि हम किसी चीज़ से सफ़र कर भी रहे हैं या नहीं, और हमें ये पता कैसे लगता है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी मॉर्निंग उठते हैं और उस मॉर्निंग उठने के बाद आपको So your अनईजीनेस फील voice is होती है, आपको lagging. वीकनेस महसूस होती है। तो सबसे पहले आप क्या कह रहे हैं? रिया, रिपीट करेंगे, क्या कहा आपने? रिया, यू So देयर? your voice is lagging. वॉइस इज लैगिंग? इट्स नॉट क्लियर। अनुषा, वॉइस इज क्लियर? Yes, sir, it is clear to me. या इट इज क्लियर टू यू। आप हेडफोन लगा लीजिए प्लीज रिया, इफ इट इज पॉसिबल। Yes, sir. ओके, सो कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो जैसे कि मैं आपको लोगों के एग्जांपल दे रहा था कि मॉर्निंग में अगर हम लोग उठे एंड अगर हमें डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, तो सबसे पहले हम कोशिश ये करते हैं जानने की कि हमें हुआ क्या है। ठीक है, सो देयर आर मेनी टिश्यूज इन द बॉडी, एज वी हैव सीन इन चैप्टर 6। These tissues make up physiological systems or organ system that carry out body function. Each of the organ system has specific organs as its parts, and it has particular function. So the digestive system has the stomach and intestines, and it helps to digest food taken in from outside the body. अब देखिए, यहाँ पे आपको बताया है कि चैप्टर 6 में हमने जो टिश्यूज हैं उसके बारे में पढ़ा है। टिश्यूज की अगर हम बात करते हैं तो टिश्यूज जो है वो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, सो ऑर्गन सिस्टम जो हैं उनके स्पेसिफिक वर्क होते हैं। अब अगर हम बात करते हैं स्टमक की, तो स्टमक में जो स्पेसिफिक वर्क है वो ये है कि इंटेस्टाइन जो है, जो इंटेस्टाइन है उसका जो मेन काम होता है वो होता है फूड को डाइजेस्ट करना। अब जब वो फूड को जब हम डाइजेस्ट करते हैं तो हमें उस फूड को बाहर से लेना होता है। ठीक है, इट हेल्प्स टू डाइजेस्ट फूड टेकन इन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। देन इसके बाद है हमारे पास दी musculoskeletal system, which is made up of bones and muscles, hold the body parts together and helps the body to move. अगर हम हमारे बॉडी की बात करते हैं, देखिए जो हमारी बॉडी है उसमें आर्म्स हैं, लेग्स हैं, फेस है। देन अगर हम इंटरनली भी बात करें तो हमारे पास हार्ट है, लंग है, किडनीज हैं। इन सभी चीजों को टुगेदर रखने का जो काम है वो करते हैं हमारे मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो हमारी पूरी की पूरी बॉडी है उसका जो उसकी टुगेदरनेस है वो साथ में रह पाती है। अब इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पैराग्राफ में आते हैं तो नेक्स्ट पैराग्राफ में हमें बताया है व्हेन देयर इज अ डिजीज, either the functioning or the appearance of one or more systems of the body will change for the worse. जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेके चलें कि हम मॉर्निंग में उठे हैं और हमें वीकनेस महसूस हो रही है।
ठीक है। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, वीकनेस महसूस हो रही है, इसका मतलब क्या है कि जो हमारी बॉडी है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रही है। हमारी जो बॉडी के सिस्टम्स हैं वो अपने वर्स कंडीशन में जा चुके हैं कि हमें अपने जो बॉडी ऑर्गन्स हैं, हमें अपनी पूरी की पूरी जो बॉडी है उसको ड्रैग करना पड़ रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले डिजीज को आइडेंटिफाई करने का तरीका ये होता है कि हम अपनी जो बॉडी फंक्शंस हैं और अपने जो बॉडी सिस्टम्स हैं उनको एनालाइज करते हैं कि क्या हम अपनी फुल पोटेंशियल में फंक्शन कर पा रहे हैं, क्या हम अपने फुल पोटेंशियल में जो हमारे सिस्टम्स हैं वो वर्क कर रहे हैं, कहीं हमारा जो डाइजेशन है उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा, कोई जो हमारी ब्रीदिंग है उसमें तो कोई जो प्रॉब्लम है वो नहीं आ रही। तो ये हमें फाइंड आउट करना होता है। एंड देन इसके बाद दीज changes give rise to symptoms. Symptoms of disease are the things we feel is being wrong. So we have a headache when we have cough, we have loose motions, we have a wound with pus. These all are symptoms. अब जो symptoms हैं वो कैसे पता चलते हैं? सिम्टम्स जो हैं, सिम्टम्स का मतलब ये होता है कि हमें हमारी जो बॉडी है वो एक इंडिकेशन दे रही है कि जो बॉडी है वो एक रॉन्ग पोजीशन में या फिर वो एक रॉन्ग कंडीशन में है। अब ये रॉन्ग कंडीशन के बारे में हमें कैसे पता चलेगा? अगर हमें हेडेक फील हो रहा है, हमें कफ फील हो रहा है, हमें लूज मोशंस लग गए हैं, हमें जो हमारी बॉडी है उसमें कुछ वूंड्स बन गए हैं, एंड दैट टू विद पस, तो ऐसे में क्या होगा कि ये जो सारे के सारे सिम्टम्स हैं ये हमें बता रहे हैं कि जो हमारी बॉडी है वो अनईजी फील कर रही है, वो डिस ईज फील कर रही है, वो इजीनेस में डिस्टर्ब्ड फील कर रही है। These indicates that there may be a disease, but they don't indicate that what disease is. अब हमें यहाँ पे जो इंडिकेशंस हैं वो ये तो बता देती हैं कि हमारी जो बॉडी है उसमें कोई ना कोई डिजीज है, बट हमें इस चीज की इंडिकेशन नहीं मिल पाती है कि हम कौन सी डिजीज से सफर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ सफर मे मीन जस्ट एग्जामिनेशन स्ट्रेस, और वेरी रेयरली इट मे मीन, यहाँ पे आपको एक जो मेडिकल टर्म है वो लिख के दी है, जहाँ पे लिखा है यहाँ पे लिखा है मेनिंगिटस। ठीक है। मेनिंगिटस भी एक काइंड का जो हेडेक है वो होता है। जैसे आप लोगों को माइग्रेन के बारे में पता होगा, माइग्रेन भी एक काइंड का हेडेक होता है। ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे जो मेनिंगिटस है ये भी एक टाइप का जो हेडेक है ये उसी की कैटेगरी में आता है, और एनी वन ऑफ अ डजन डिफरेंट डिजीजेस। एंड जो हमारा हेडेक है वो और भी बहुत सारी जो डिफरेंट डिफरेंट डिजीजेज है उनकी वजह से हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोल्ड हो जाए तो भी आपका जो हेडेक है वो हो जाता है, कफ हो जाए तो हेडेक जो है हमारा हो जाता है, रनी नोज हो तो हो जाता है। ठीक है। सो हेडेक जो है उसका सिर्फ कोई एक रीजन नहीं होता है, हेडेक के रीजंस बहुत सारे होते हैं, और हमारे को जो सिम्टम्स है वो फिगर आउट करने पड़ते हैं कि क्या हमारी जो बॉडी है वो कंफर्टेबल फील कर रही है या जो हमारी बॉडी है वो एक डिस्कम्फर्ट जोन में जा चुकी है। नेक्स्ट पैराग्राफ में यहाँ पे लिखा है, साइंस ऑफ disease are what physicians will look for on the basis of symptoms. Uh, Science will give a little more definite indication of the presence of a particular disease. Physicians will also get lab tests done to pinpoint the disease further. अब जब भी हम किसी फिजिशियन यानी कि अगर हम किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले हमारे से हमारे सिम्टम्स पूछता है। आप लोग अगर कभी भी डॉक्टर के पास गए हो तो डॉक्टर पूछता है कि आपको कफ हो रही है या आपको जो हेडेक है वो हो रहा है, चेस्ट में जो कंजेशन है वो आपको फील हो रही है या नहीं। तो ये जो क्वेश्चंस है ये एक डॉक्टर पूछता है। डॉक्टर हमारे सिम्टम्स से पता लगाता है कि हमें क्या प्रॉब्लम हुई होगी। एंड जो डॉक्टर्स हैं, कुछ डॉक्टर्स ऐसे भी हैं जो जो कुछ डिजीजेस के लिए हमें लैब के जो टेस्ट हैं वो हमें प्रिस्क्राइब करते हैं और हमें कहते हैं कि आप जाके टेस्ट कराइए। एंड जैसे ही हमारा टेस्ट आता है तो जो डॉक्टर है वो हमें पिन पॉइंट करके बता देता है कि देखिए आपकी ये चीज़ जो है ये कम आई है या फिर ज़्यादा आई है, तो इस वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। सो अगर कभी भी हमें ऐसा फील हो रहा है
कि हमें हेडेक है या फिर हमें कोल्ड है या फिर हमें कफ है, तो हमें कभी भी अपनी मेडिसिन खुद नहीं लेनी है जब तक हम डॉक्टर को कंसल्ट ना कर ले। एक बार ये आपने डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करना है। डॉक्टर आपके जो सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स को देख के आपको बता देगा कि आप कौन सी डिजीज से सफर कर रहे हैं। एंड अगर डॉक्टर को भी किसी तरीके का डाउट होगा तो डॉक्टर जो है वो आपको एक लैब टेस्ट लिख के देंगे। वो लैब टेस्ट आपको कराना है, डॉक्टर के पास रिपोर्ट्स दिखानी है, एंड देन ही विल टेल यू कि आप कौन सी डिजीज से सफर कर रहे हैं एंड आपको कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए। तो ये सारे ही काम डॉक्टर्स के होते हैं। सो नेक्स्ट पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे अक्यूट एंड क्रोनिक डिजीजेस, बट उससे पहले मैंने आपको जो पढ़ाया है आप एक बारी वो पढ़ लीजिए, एंड कोई डाउट है तो उसको राइट डाउन भी कर लीजिए। चलिए, आई थिंक इट्स बिन डन नाउ। मैं नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करता हूँ। Acute and chronic diseases. The manifestation of disease will be different depending on a number of factors. Manifestation का मतलब होता है कि जब बहुत सारी बीमारियां, जब बहुत सारी डिजीजेस हमारी बॉडी के अंदर आ जाती हैं तो हम उसको बोलते हैं मैनिफेस्टेशन। ठीक है। सो यहाँ पे आपने देखा होगा कि आपके रिश्तेदार होंगे, ठीक है, या फिर आपके फ्रेंड्स के जो पेरेंट्स हैं मे बी वो हों, कि एक ही पर्सन को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। किसी को डिजीज प्रॉब्लम होती है, उसी एक बंदे को शुगर भी होती है, उसी एक बंदे को हार्ट रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो होती हैं, लंग्स की प्रॉब्लम होती है, किडनीज की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि हर एक को ऐसा होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि एक या एक से ज़्यादा डिजीजेस से फेस कर रहे होते हैं। किसी को माइग्रेन हो सकता है, ठीक है, किसी को जो डायबिटीज़ है वो हो सकती है। ठीक है, तो बहुत बार ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं, मैनी ऑफ फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजीज। One of the most obvious factors that determine how we perceive the disease is its duration. Some diseases last for only short periods
of time, and these are called acute diseases. अब जो डिजीजेस होते हैं उनको हम दो कैटेगरीज में डाल देते हैं, एक तो होती है अक्यूट और एक होती है क्रोनिक। अक्यूट डिजीजेस वो होती हैं जो कि शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती हैं, जो कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती हैं, उनको हम कहते हैं acute diseases. We all know from experience that the common cold lasts only a few days. Other ailment can last for long time, even as much as a lifetime, and are called chronic diseases. आप लोगों को पता होगा कि जो common cold होता है वो कुछ ही दिनों के लिए रहता है, 2 days, 3 days, 5 days, मैक्सिमम टू मैक्सिमम भी 7 days। लेकिन हम कुछ ऐसी बीमारियां भी जानते हैं जो कि बहुत लंबे समय तक के लिए रहती हैं, और इनफैक्ट वो लाइफ टाइम हमारे साथ अफेक्टेड रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि जो डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि कुछ दिनों के लिए होगा। अगर तो वो स्टेज 1 में है तो ऐसा हो सकता है कि कुछ ड्यूरेशन के लिए वो आपके साथ रहे, फॉर एग्जाम्पल 5 years, 10 years, ठीक है। लेकिन अगर जो डायबिटीज़ है वो पहुंच चुकी है स्टेज 2 पे, स्टेज 3 पे, तो लाइफ टाइम तक आपको सफ़र करना पड़ सकता है, ठीक है। एनीवन, कोई भी अगर एक्स पर्सन हो उसको ये सफर करना पड़ सकता है। देन अगर मैं बात करता हूँ किडनीज की प्रॉब्लम, लंग्स की प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो कि लाइफ टाइम रहती है, इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, ठीक है, ये आपके साथ ही हमेशा रहती हैं। तो ऐसी डिजीजेस जो कि लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमारे साथ रहें या फिर लाइफ टाइम वो हमारे साथ रहें, तो ऐसी डिजीजेस को हम बोलते हैं क्रोनिक डिजीजेस। एंड वो डिजीजेस जो कि बहुत ही शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती हैं, जैसे कोल्ड है, कफ है, डायरिया है, ठीक है, तो इसको हम अक्यूट डिजीजेस में काउंट करते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट में हमें एग्जाम्पल दिया है, एन एग्जाम्पल इज द इन्फेक्शन कॉजिंग elephantiasis, which is very common in some parts of India. Elephantiasis क्या होता है? It is known as gigantism, ठीक है। gigantism मतलब कि आपकी बॉडी का कोई एक पार्ट जो है वो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है, सूजा हुआ सा लगेगा। तो अगर आप लोग गूगल पे सर्च करेंगे क्लास के बाद एलिफेंटाइसिस, तो आपको दिखेगा कि इंडिया में जो ये ज्यादातर प्रॉब्लम है ये लोगों को लेग्स में, जो लेग है वो बहुत ज्यादा सूज जाती है, ठीक है, इतनी ज्यादा वो सूज जाती है कि मोस्टली क्या करना पड़ता है कि जो पैंट्स हैं, ठीक है, जो पैंट्स होती हैं वो नॉर्मल पैंट्स ऐसे इंसानों को नहीं आती हैं जो कि एलिफेंटाइसिस से वो कर रहे होते हैं, इन्फेक्टेड होते हैं, ठीक है। उनको जो पैंट्स हैं वो नॉर्मल पैंट्स नहीं आती हैं, क्योंकि जो उनके पैर हैं वो बहुत ज़्यादा सूजे हुए होते हैं, उनके पैर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। और ऐसे में जो ये प्रॉब्लम है ये एक क्रोनिक प्रॉब्लम है, ये एक अक्यूट प्रॉब्लम नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि आपका जो पैर है वो सूज गया है तो वो 1 साल के बाद ठीक हो जाएगा या 2 साल के बाद ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। लाइफ टाइम मोस्टली ये ऐसा ही रहता है। ओके, एंड देन इसके बाद एक्टिविटी 13.4 है विच वी डोंट हैव टू डू। ओके, देन इसके बाद है क्रोनिक डिजीज एंड पुअर हेल्थ। अब ऊपर जो आपको पैराग्राफ बताया है उसमें अक्यूट डिजीज एंड क्रोनिक डिजीज के बारे में बताया है। क्रोनिक डिजीजेस जो हैं वो यहाँ पे अब डिटेल में आपको बताई जा रही हैं कि जो क्रोनिक डिजीजेज हैं वो कैसे हो जाते हैं। क्योंकि अक्यूट तो देखिए, अक्यूट जो डिजीजेज हैं वो वायरल के थ्रू हो जाती हैं, जो वायरस है उसके थ्रू हो जाती है, बैक्टीरिया के थ्रू हो जाती है, शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, तो उसके लिए हमें उतना वरी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम बात करते हैं हार्ट जो डिजीजेज हैं उनके बारे में, अगर हम बात करते हैं लंग्स की जो डिजीजेज हैं, किडनी की जो डिजीज हैं, इनके बारे में अगर हम बात करते हैं तो बहुत लंबे टाइम तक ये हमारे साथ रहती हैं, ये हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं, हमारी बॉडी में वीकनेस आ जाती है, हम लोगों की जो हमारी मेमोरी होती है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे में हमें जो अक्यूट डिजीजेज हैं उन पे तो थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए, लेकिन जो हमारा ज़्यादा ध्यान है वो क्रोनिक डिजीजेज में होना चाहिए कि कहीं हमें क्रोनिक डिजीजेज ना हो जाए। बहुत सारी जो क्रोनिक जो डिजीजेज हैं वो होती हैं आपके हेरिडिटी की वजह से, जेनेटिक जो प्रॉब्लम्स है उनकी वजह से। इफ़ यू नो अबाउट द डायबिटीज़, डायबिटीज़ एक ऐसी
एक ऐसी प्रॉब्लम है, एक ऐसी डिजीज है जो कि हेरिडिटरी है। अगर आपके पेरेंट्स को है तो ऐसे चांसेस हैं कि आपको भी हो सकती है। ठीक है, हार्ट की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि हेरिडिटी बेस्ड हैं। अगर आपके पेरेंट्स में से किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है तो ऐसे चांसेस हैं कि आपको भी हो सकती है। ठीक है, तो उन डिजीजेस को कैसे अवॉइड किया जाता है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले as we have sorry as we can imagine acute and chronic diseases have different effect on our health. Any disease that causes poor functioning of some part of the body will affect our general health as well. अब जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि हमें जो क्रोनिक डिजीजेस हैं उनके बारे में जानना जरूरी है, बट उसका मतलब ये नहीं है कि जो अक्यूट डिजीज है हम उससे अपने आप को बचा के नहीं रखेंगे, क्योंकि डिजीज जैसी मर्जी हो वो आपकी जो आपकी बॉडी की जनरल हेल्थ है उस पर बुरा असर तो डालती ही डालती है। This is because all functions of the body are necessary for general health, but an acute disease which is over very soon will not have time to cause major effect on your general health, while a chronic disease will do so. सो अगर हम बात करते हैं कि हम यहाँ पे क्रोनिक डिजीज के बारे में बात क्यों कर रहे हैं, अक्यूट के बारे में क्यों नहीं कर रहे हैं, तो उसका सिंपल सा पर्पज ये है कि जो अक्यूट डिजीजेज हैं वो बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमारी बॉडी में रहते हैं और वो हमारी बॉडी की जो जनरल हेल्थ है उस पर बुरा असर नहीं डालते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं क्रोनिक डिजीजेस की तो ये बहुत लंबे टाइम तक हमारी बॉडी में रहते हैं और ये हमारी बॉडी की जो जनरल हेल्थ है उस पर बहुत बुरा असर डालते हैं, इसलिए हमें क्रोनिक डिजीज के बारे में बात करना ज्यादा जरूरी है। एज एन एग्जाम्पल, थिंक अबाउट अ कफ and a cold which all of us have from time to time. Most of us get better and become well within a week or so. अगर हम बात करते हैं कफ के बारे में या फिर कोल्ड के बारे में तो ये हमें टाइम टू टाइम होता ही रहता है। ठीक है, हर साल होता रहता है, हर 6 महीने में होता रहता है, लेकिन हम बहुत ही जल्दी इन डिजीज से ठीक भी हो जाते हैं। मतलब विद इन अ वीक अगर हम बात करें तो हम ठीक हो जाते हैं। एंड देर आर नो बैड इफेक्ट्स ऑन our health. We do not lose weight, we do not become short of breath, we do not feel tired all the time because of a few days of cough and cold. और अगर हम इसके साइड इफेक्ट्स की भी बात करें तो जो हमारी हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं होती है, हमारा जो वेट है वो इससे लूज नहीं होता है, हम शॉर्ट ऑफ ब्रेथ नहीं होते हैं, हम टायर्ड फील नहीं करते हैं हर टाइम। ये सारी ही जो प्रॉब्लम्स हैं ये कफ एंड कोल्ड से लंबे टाइम तक के लिए हमें नहीं होती हैं, ये बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती हैं। But if we get infected with a chronic disease such as tuberculosis of the lungs, then being ill over the years does make us lose weight and feel tired all the time. लेकिन अगर हम किसी एक ऐसी प्रॉब्लम से इन्फेक्टेड हो जाए, जैसे कि यहाँ पे आपको जो एग्जांपल है वो दिया है ट्यूबरक्लोसिस का, तो बहुत सारे साल ये जो ट्यूबरक्लोसिस है ये हमारी बॉडी में रहेगा और इसकी वजह से जो हमारा वेट है वो लूज कर जाएगा एंड हम पूरे के पूरे दिन बहुत ही ज्यादा टायर्ड फील करेंगे। आप लोगों ने भी आई थिंक एक्सपीरियंस किया होगा या देखा होगा कि डायबिटिक पेशेंट्स जो होते हैं वो या तो बहुत ज्यादा पतले होते हैं या फिर बहुत ज्यादा मोटे होते हैं। ठीक है, ये ऐसा होता है कि जो डायबिटिक पेशेंट्स है वो या तो बहुत ज्यादा पतले होते हैं या फिर बहुत ज्यादा मोटे होते हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि वो एक क्रोनिक डिजीज से सफर कर रहे हैं। क्रोनिक डिजीज में सफर करने की वजह से उनका जो बॉडी वेट है या तो वो धीरे धीरे करके डिटोराइट होता रहेगा या फिर वो अपना जो बॉडी वेट है उसको धीरे धीरे से गेन करते रहेंगे और ये गेन इतना ज्यादा हो जाता है या फिर जो लॉस है वो इतना ज्यादा हो जाता है कि हमारी पूरी की पूरी बॉडी में इसका असर दिखाई देता है। ठीक है, देन इसके बाद we may we may not go to school for a few days if we have an acute disease, but a chronic disease will make it difficult for us to follow what is being taught in school and reduce our ability to learn. In other words, we are likely to have a prolonged general poor health if we have a chronic disease
chronic disease therefore have a very drastic long term effects on the people's health as compared to the acute disease. So यहाँ पे अगर हम बात करते हैं acute disease की, अगर हमें कोई acute disease हो जाती है तो ऐसे में हम स्कूल नहीं जा पाते हैं, एक दिन या 2 दिन हम स्कूल नहीं जा पाते हैं। लेकिन अगर हमें क्रोनिक डिजीज हो जाए तो हमारी जो बॉडी है वो इतना ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट जो है वो शो करती है कि हमें स्कूल में जो चीज़ें सिखाई गई हैं हम वो भी अच्छे से याद नहीं रख पाते हैं, और जो हमारी लर्निंग एबिलिटी है उस पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। यानी कि जो चीज़ पहले आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाती थी, अब उसी चीज़ को समझने में आपको बहुत एफर्ट्स मारने पड़ते हैं, आपको बहुत सारी बुक्स पढ़नी पड़ती है, आपको बहुत सारी वीडियोस देखनी पड़ती हैं, आपको रिपीट में जो टीचर है उनको बोलना पड़ता है कि आप प्लीज़ हमें दोबारा बता दीजिए, दोबारा बता दीजिए। आपकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो उतनी हाई नहीं रहती है, और ऐसे में क्या होता है कि जो हमारी जनरल हेल्थ है वो काफ़ी ज़्यादा पुअर होती रहती है, और इसका जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है वो बहुत ही बुरा होता है एज कंपेयर टू द एक्यूट डिजीजेस। नाउ इसके बाद है हमारे पास कॉजेज ऑफ डिजीजेस, लेकिन इससे पहले मैंने आप लोगों को जितना पढ़ाया है वो आप पढ़ेंगे। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, थोड़ा सा लंबा था तो 2 मिनट्स का टाइम मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। आप लोग जो भी आपके डाउट्स हैं उनको राइट डाउन कर लीजिए। चलिए, आई थिंक इट्स बिन डन। सो नेक्स्ट पार्ट करते हैं, कॉजेज ऑफ डिजीज। What causes disease? When we think about causes of disease, we must remember that there are many levels of such causes. Let us look at an example. If there is a baby suffering from loose motions, we can say that the cause of the loose motions is an infection with a virus. So immediate cause of the disease is a virus. अब जो डिजीजेज हैं उनके कॉजेज क्या होते हैं? अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं बेबी की, तो अगर कोई बेबी
जो लूज मोशंस है उससे सफर कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो बेबी है वो किसी वायरस से इन्फेक्ट हो गया है, क्योंकि वायरस के साथ इन्फेक्शन होने पे ही हमें लूज मोशंस होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे जो इमीडिएट कॉज है डिजीज का वो क्या है? वायरस। इमीडिएट कॉज का मतलब देखिए क्या होता है, इमीडिएट कॉज का मतलब होता है फाइनल एक्ट। ठीक है, यानी कि फाइनली किसने एक्ट किया, एक्चुअल में वो कौन था जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुई, उसको बोलते हैं इमीडिएट कॉज। ठीक है, आप इसको फाइनल एक्ट की तरह भी याद रख सकते हैं। सो हमें यही फाइंड आउट करना होता है किसी भी डिजीज में कि इमीडिएट कॉज क्या है। ठीक है, जो इमीडिएट अफेक्ट है वो कौन कर रहा है, फाइनल एक्ट कौन कर रहा है। ठीक है, सो अब इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में, बट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड द वायरस केम फ्रॉम, जो ये वायरस है ये आया कहां से? सपोज वी फाइंड दैट द वायरस केम थ्रू अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, तो हमें इतना तो पता लग गया कि लूज मोशन की जो प्रॉब्लम्स हैं वो हुई है वायरस से। अभी जो वायरस है ये कहां से आया है? ये आया है अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर से। ठीक है, बट मैनी बेबीज मस्ट हैव हैड दिस अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर, सो व्हाई इज इट दैट वन बेबी डेवलप लूज मोशंस व्हेन द अदर बेबीज डू नॉट? अब जो ये अब ये जो अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर है ये बहुत सारे बेबीज ने पिया, लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि उन्हीं में से सिर्फ एक बेबी जो है उसी को लूज मोशन हुए एंड बाकियों को लूज मोशन नहीं हुए? ऐसा क्यों हुआ? सो नेक्स्ट पैराग्राफ में इसका आंसर है, वन रीजन माइट बी दैट द बेबी इज नॉट हेल्दी, एज अ रिजल्ट इट माइट बी मोर लाइकली टू हैव डिजीज व्हेन एक्सपोज टू रिस्क, वेयर एज हेल्थियर बेबीज वुड नॉट। अब इसका जो एक बड़ा रीजन है वो ये हो सकता है कि जिस बेबी को ये इन्फेक्शन हुई वो एक हेल्दी बेबी नहीं है, एंड बाकी वो सारे के सारे बेबीज जिनको ये प्रॉब्लम नहीं हुई वो हेल्दियर बेबीज हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज द बेबी नॉट हेल्दी? अब ये जो बेबी है ये हेल्दी क्यों नहीं है, मतलब बाकी बच्चे जो हैं वो हेल्दी हैं और ये वाला बेबी जो है ये हेल्दी क्यों नहीं है? ऐसा क्या रीजन है कि ये बेबी हेल्दी नहीं है? Perhaps because it is not well nourished and does not get enough food, so lack of good nourishment becomes a second level cause of the disease the baby is suffering from. अब जब हमने फर्दर डायग्नोस करने की कोशिश की, फर्दर हमने जानने की कोशिश की कि जो बेबी है वो हेल्दी क्यों नहीं है, तो हमें पता चला कि उसका जो नरिशमेंट है वो अच्छा नहीं है, उसको इनफ फूड भी नहीं मिलता है, ना ही क्वांटिटी वाइज एंड ना ही क्वालिटी वाइज। ना तो उसके खाने की क्वालिटी अच्छी है ना ही उसके खाने की क्वांटिटी अच्छी है। तो ऐसे में क्या हुआ कि ये जो बेबी है ये हो गया अंडर नरिश्ड। ठीक है, ये अंडर नरिश्ड हो गया और ये सेकेंड लेवल ऑफ कॉज हो गया। ठीक है, जो इमीडिएट लेवल ऑफ कॉज है वो क्या है? वो है वायरस। ठीक है, सेकेंड लेवल ऑफ कॉज क्या हमारे पास आया? लैक ऑफ गुड न्यूट्रिशन, ये हमारे पास आ गया सेकेंड लेवल ऑफ कॉज ऑफ डिजीज। देन नेक्स्ट इसके बाद फर्दर, व्हाई इज द बेबी नॉट वेल नरिश्ड? परहैप्स बिकॉज इट इज फ्रॉम अ हाउस होल्ड विच इज पुअर। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि ये जो बेबी है इसमें नरिशमेंट क्यों नहीं है, इसको जो नरिशमेंट है वो क्यों नहीं मिली? अब इसका जो एक रीजन है वो ये हो सकता है कि ये जो बेबी है ये एक ऐसे घर से आता है जहाँ पे गरीबी है। ठीक है, जहाँ पे लोग पुअर हैं, एंड जो पुअर लोग होते हैं वो अपनी हेल्थ पे ज्यादा ध्यान नहीं रहते हैं, वो अपने हेल्थ पे ज्यादा ध्यान नहीं रखते हैं। It is also possible that the baby has some genetic difference that makes it more likely to suffer from loose motions when exposed to such viruses. या फिर एक रीजन ये भी हो सकता है कि अगर वो पुअर फैमिली में से नहीं आता है तो एक रीजन ये हो सकता है कि उसको कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम है, यानी कि उसके जो पेरेंट्स हैं उनके साथ भी ये प्रॉब्लम थी कि हल्का सा भी जो वायरस है अगर वो उन्हें उन्हें इन्फेक्ट कर दे तो उन्हें लूज मोशंस हो जाते थे। ठीक है, तो ये जो जेनेटिक अफेक्ट है ये भी होते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि जिन पेरेंट्स को हार्ट की प्रॉब्लम होती है या फिर जिन पेरेंट्स को प्रॉब्लम होती है
डायबिटीज की, वो बच्चे जो हैं, आई मीन उनके जो बच्चे हैं, उनको ये बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि उनको भी ये प्रॉब्लम हो जाए, एंड इट इज बिकॉज ऑफ द जेनेटिक डिफरेंस. So without the virus, the genetic difference or the poor nourishment alone, और ये भी हम कह सकते हैं कि ऐसा भी जरूरी नहीं है कि जो जेनेटिक डिफरेंस है और जो पुअर नरिशमेंट है उसी की वजह से ये प्रॉब्लम हुई है, ऐसा नहीं है. जो ये दोनों की दोनों प्रॉब्लम्स है, ये कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉजेज है. ठीक है, बच्चे का अच्छा खाना ना खाना और उसमें एक जेनेटिक डिफरेंस होना, ये एक कॉन्ट्रीब्यूटरी डिजीज है. लेकिन जो डायरेक्ट कॉज है, ठीक है, वो क्या है? वायरस. ओके, डायरेक्ट कॉज इज, इमीडिएट कॉज इज वायरस. लेकिन अगर हम कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉजेज की बात करते हैं तो ये हमारे पास आता है लैक ऑफ नरिशमेंट, एंड देन उसके बाद आता है कि वो जो बेबी है उसे कोई जेनेटिक डिफरेंस है. ठीक है, ये प्रॉब्लम आती है. जैसे आज की डेट में अगर हम बात करते हैं, कोरोना के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे भी क्या है, जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम है, ठीक है, वो एक कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज बन रहा है. लेकिन जो इमीडिएट कॉज है वो क्या है? कोरोना वायरस, विच इज कोविड-19. Okay, so why was there no drinking water for the baby? Perhaps because the public service are poor where the baby's family lives. So poverty or lack of public services become third level cause of the baby's disease. अब अगर हम ये भी देखें कि उसको जो पानी है वो अच्छा क्यों नहीं मिला था, पानी अच्छा इसलिए नहीं मिला था क्योंकि जो पब्लिक सर्विसेज हैं वो पुअर हैं. अब ये जो पब्लिक सर्विसेज हैं ये थर्ड लेवल ऑफ कॉज बन गया है बेबी के लिए. It will now be obvious that all diseases will have immediate causes and contributory causes. Also, most diseases will have many causes rather than the one single one. तो अगर हम बात करें, डिजीजेस जो होती हैं उसमें कुछ इमीडिएट कॉजेज होती हैं और उसमें कुछ कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉजेज होती हैं. जो इमीडिएट कॉजेज होती हैं वो फाइनल एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, एंड जो कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉजेज होती हैं वो फाइनल एक्शन को फैसिलिटेट करती है. ठीक है, वो उनकी हेल्प करती है. तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि जब भी कोई एक डिजीज होती है तो उसका एक सिंगल कॉज नहीं होता है, उसके सिंगल कॉज से भी ज्यादा कॉजेज होते हैं, जिसमें कि कॉन्ट्रीब्यूटरी जो कॉजेज हैं वो भी इंक्लूड होते हैं. ठीक है, सो ये था आपका आज का लेक्चर. इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी जो डाउट है वो अभी आप पढ़ेंगे. 2 मिनट्स का टाइम मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, आप पढ़ेंगे एंड जो क्वेश्चंस है वो मुझसे पूछेंगे. ठीक है, स्टार्ट कीजिए.